बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान और ये हमारी न्यूप्लेजिया की सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूप्लेजिया के इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, डिस्क्राइब की थी और उसके नोमेनक्लेचर को हमने समझा था कि हम किस तरह बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के नोमेनक्लेचर को बनाएंगे और उनके नाम के ज़रिए हम पता लगाएंगे कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है या बेनाइन ट्यूमर है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। लेकिन डिफरेंसेस समझना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाएगी बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान आपके दिमाग में कि जब भी कोई करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आएंगी तो आप फ़ौरन झट से बता देंगे, चाहे वो BCQ हो या ICQ हो, कि भाई ये बिनाइन ट्यूमर है। जब आपके सामने सेंटेंस आएगा कि भाई लाइपोमा इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें गर्दिश करेंगी बिनाइन ट्यूमर के हवाले से कि आप लाइपोमा को क्यों बिनाइन ट्यूमर कह रहे हैं। और आपके सामने फॉर एग्जांपल सेंटेंस आएगा कि फॉर एग्जांपल एंजियोसार्कोमा इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो आपके जहन में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैलिग्नेंट ट्यूमर की आने लग जाएंगी कि वाई वी आर कॉलिंग एंजियोसार्कोमा अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये बेसिकली पर्पज़ है आज की वीडियो का कि पूरी तरह से हम बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के कंसेप्ट को समझ सकें और उन्हें डिवाइड कर सकें, उन्हें बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या फ़र्क है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान। तो चलें शुरू करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जिनकी बुनियाद जिनकी बेसिस पर, जिनको बुनियाद बनाकर हम बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिस्क्राइब करेंगे या इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे आपस में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है डिफ्रेंशिएशन जो भी आप इसको कहें। अब मतलब क्या है डिफ्रेंशिएशन का? देखिए, मतलब इसका बहुत ही सिंपल है और मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है इसका। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि रिजेम्बलेंस, बस इसका हम एक ही वर्ड में आपको मतलब बता देते हैं। इसका मतलब होता है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस किसके साथ? रिजेम्बलेंस विद द नॉर्मल सेल्स, रिजेम्बलेंस विद द नॉर्मल टिश्यू और द नॉर्मल पैरेन्काइमा। और रिजेम्बलेंस की जब हम बात करेंगे तो हम मॉर्फोलॉजिकली भी बात कर रहे हैं और हम फंक्शनली भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, रिजेम्बलेंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में। मॉर्फोलॉजिकली भी हम बात कर रहे हैं और फंक्शनली भी हम बात कर रहे हैं, यानी फंक्शनल रिजेम्बलेंस भी और मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस भी, कि हम देख कर बता सकें कि भाई ये, हाँ, ये नॉर्मल टिश्यू का सेल है या नॉर्मल टिश्यू, ये बिनाइन ट्यूमर जो है ये इस टिश्यू से निकला है, देख कर हम उसको बता दें। या फंक्शंस उसके हम देख कर बता दें कि ये जो है वो फ़लाँ टिश्यू का ट्यूमर है, ये फ़लाँ टिश्यू से निकला हुआ है। तो ये डिफ्रेंशिएशन किन किस्म के ट्यूमर्स के अंदर पाई जाती है, बिनाइन के अंदर या मैलिग्नेंट के अंदर? देखिए, ये रिजेम्बलेंस पाई जाती है बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर। हम किसी भी बिनाइन ट्यूमर को देख कर ये बता सकते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के कि ये फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोमक का ट्यूमर है, अब स्टोमक के ट्यूमर जो है उसको हम देख कर बता सकते हैं कि ये ट्यूमर स्टोमक का है अगर वो बिनाइन ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि बिनाइन ट्यूमर हमेशा रिजेंबल करेगा अपने नॉर्मल टिश्यू के साथ। जी हाँ, बिनाइन ट्यूमर हमेशा मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली रिजेंबल करेगा एज़ कम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर अपने नॉर्मल टिश्यू के साथ। और उसको देखकर बड़ी आसानी से बताया जा सकता होगा कि यार ये तो स्टोमक का ट्यूमर है, ये तो लंग का ट्यूमर है। अब जिसकी रिजेंबलेंस होगी उन ट्यूमर्स को हम क्या कहेंगे? उन ट्यूमर्स को हम कहेंगे वेल डिफरेंशिएटेड। तो बिनाइन ट्यूमर्स क्या हो गए? वेल डिफरेंशिएटेड। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि वेल डिफरेंशिएटेड का कंसेप्ट क्या होता है और क्यों हम किसी ट्यूमर को वेल डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि द ट्यूमर सेल्स आर रिजेंबल्ड विद द नॉर्मल टिश्यू, ये मतलब है वेल डिफरेंशिएटेड का। हाँ, कुछ ट्यूमर्स मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। सो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, तो वो यकीनन बिनाइन ट्यूमर होगा। और इसका मतलब क्या है वेल डिफरेंशिएटेड का या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड का, आपको समझ में आ गया होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो या तो पुअरली डिफरेंशिएटेड होंगे, पुअरली डिफरेंशिएटेड यानी उनके जो ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो मेल नहीं खाते होंगे नॉर्मल टिश्यू के सेल्स के साथ, रिजेंबल नहीं करते होंगे। या तो पोअरली डिफरेंशिएटेड होंगे या तो बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएटेड होंगे। बिल्कुल ही हम उनको रिजेंबल नहीं करवा सकते और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फ़लाँ टिश्यू का जो है वो ट्यूमर है, अनडिफरेंशिएटेड। तो ये तो बहुत आसान हो गया।
डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आ गया कि इट इज़ मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल रिजेंबलेंस विद द नॉर्मल टिश्यू। बिनाइन ट्यूमर्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड और मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड, और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होंगे वो होंगे या तो पोरली डिफ्रेंशिएटेड या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड। आगे चलते हैं। अब ये एनाप्लेजिया क्या भला है जी? देखिए एनाप्लेजिया बहुत आसान है, जस्ट डिफ्रेंशिएशन का जो अपोजिट है वो एनाप्लेजिया है। क्या मतलब? लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन, लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज़ कॉल्ड एनाप्लेजिया। यानी जो ट्यूमर्स, जिन ट्यूमर्स में बिल्कुल ही कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बिल्कुल ही कोई रिजेंबलेंस नहीं है, उन ट्यूमर्स को हम उस फिनोमेना को बेसिकली हम कहते हैं एनाप्लेजिया, और उन ट्यूमर को हम कह सकते हैं कि दे आर एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स। अब लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन को हम अनडिफ्रेंशिएशन भी कह सकते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स भी कह सकते हैं। तो लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन किस में पाई जाएगी? मैलिग्नेंट ट्यूमर में। यानी एनाप्लेजिया के जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर पाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एनाप्लेजिया के फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि एनाप्लेजिया के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। क्या एनाप्लेजिया एनाप्लास्टिक ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एनाप्लेजिया जो फिनोमेना है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। देखें एनाप्लेजिया की जो पहली प्रॉपर्टी है, एनाप्लेजिया की जो पहली प्रॉपर्टी है, हम इसको थोड़ा सा एरो बना के यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं कि यहाँ पर हम एनाप्लेजिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है पिलियोमॉर्फिज्म। पिलियोमॉर्फिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय पिलियोमॉर्फिज्म? पिलियोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ फीचर ऑफ एनाप्लेजिया, इट इज़ अ फीचर ऑफ एनाप्लास्टिक ट्यूमर। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पिलियोमॉर्फिज्म का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा इसका मतलब होगा वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन किस में? वेरिएशन इन साइज़ और वेरिएशन इन शेप, जो भी आप कहें, लेकिन वेरिएशन होगी, चेंज होगा कुछ। पिलियोमॉर्फिज्म का मतलब ही यही है कि कोई चेंज होगा सेल्स में। यानी अगर नॉर्मल टिश्यू सेल्स जो है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका साइज़ कुछ इस तरह है, शेप इस तरह है, तो जो ट्यूमर सेल्स होंगे उनका साइज़ और शेप कुछ इस तरह हो जाएगा। यानी साइज़ भी चेंज हुआ और शेप भी चेंज हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड पिलियोमॉर्फिज्म। बस इसको समझाने के लिए मज़ीद मुझे कुछ एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये थी पहली प्रॉपर्टी एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स की या एनाप्लेजिया की। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। एबनॉर्मल न्यूक्लियर, एन फॉर न्यूक्लियर एंड देन मॉर्फ, एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। देखिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? देखें जो ट्यूमर के जो सेल्स होंगे, जो उनका न्यूक्लियस जो होगा वो हाइपर क्रोमेटिक होगा। हाइपर क्रोमेटिक, हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो है हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई। और इसका मतलब क्या है हाइपर क्रोमेटिक का? कि वो जो न्यूक्लियस होगा उसमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्रोमेटिन होगा, और वो भी डार्क स्टेनिंग इंक्रीज़ होगा, और डार्क स्टेनिंग क्रोमेटिन होगा, डार्क स्टेनिंग क्रोमेटिन। तो इसलिए हम उन न्यूक्लियस को हाइपर क्रोमेटिक कह रहे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पहली जो एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी को हम जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हाइपर क्रोमेटिसिटी, कितना न्यूक्लियस जो है वो हाइपर क्रोमेटिक। और हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? जिसमें डार्क स्टेनिंग इंक्रीज़ एबंडेंट क्वांटिटी के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता हो। सेकंड जो है जो एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी है वो क्या है? वो ये है कि जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो होगा उसमें चेंजिंग आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखें ये है फॉर एग्जांपल सेल। अब सेल के अंदर जितना भी है वो सारा साइटोप्लाज्म है। अब नॉर्मली जो ये रेशो होता है वो होता है 1:4। नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, 1:4 होगा या 1:6 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल जो है उसका साइज़ है 4 सेंटीमीटर, यानी साइटोप्लाज्म है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। या अगर 6 सेंटीमीटर है तो न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर का होगा।
यानी न्यूक्लियस का जो साइज़ होगा वो 1/4 होगा, 1/4 जो है वो साइटोप्लाज्म के मुकाबले में उसका साइज़ होगा। सर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये सेल का 1/4 है। ये 4 सेंटीमीटर अगर सेल ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर न्यूक्लियस है, या 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं सेल साइटोप्लाज्म तो फिर 1 सेंटीमीटर न्यूक्लियस है। तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन ट्यूमर्स के अंदर इसकी एबनॉर्मलिटी क्या होती है कि ये रेशो 1:4 या 1:6 से हो जाता है। जी हाँ, 1:1, यानी अगर सेल का साइज़ साइटोप्लाज्म का साइज़ 1 सेंटीमीटर है तो न्यूक्लियस का साइज़ भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी हाँ, जो 1/4 का जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा? ये इस तरह होगा, ये सेल का साइज़ है फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, तो ये न्यूक्लियस का साइज़ भी तकरीबन उसके इक्वल हो गया। ये अंदर सारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो इक्वल हो जाएगा, जितना भी हो 1:1 हो 4:4 हो, लेकिन इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये एबनॉर्मल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो मैं लिख भी देता हूँ, एबनॉर्मल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो। तो ये थी एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। और डेफिनेटली यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियाई मिलेंगे हमें, न्यूक्लियाई जो है वो लार्ज हो जाएंगे, तो वो भी एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। लार्ज है तभी तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो जो है वो उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी है एबनॉर्मल माइटोसिस। एबनॉर्मल माइटोसिस यानी एक तो नॉर्मल माइटोसिस होती है ना सारी, आपने माइटोसिस की अगर आपको साइकिल याद हो तो उसके जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं और जितनी भी उसमें चीज़ें आ रही हैं वो सारी नॉर्मल तरीके से होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस है वो एब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर माइटोसिस एब नॉर्मल हो जाएगी। एक एबनॉर्मलिटी तो ये होती है कि नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, यानी इंक्रीज़ माइटोसिस होगी और बहुत ज़्यादा की तादाद के अंदर होगी। ये एक एबनॉर्मलिटी है, यानी इंक्रीज़ अमाउंट ऑफ माइटोसिस ये पाई जाएगी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हम नॉर्मल को फॉर एग्जांपल टिपिकल बोल देते हैं कि टिपिकल फीचर्स माइटोसिस के हैं, तो यहाँ पर एटिपिकल फीचर्स मिलेंगे। एटिपिकल माइटोसिस हो गई, इंक्रीज माइटोसिस हो गई। टिपिकल का कंसेप्ट सिर्फ ये है कि जो नॉर्मल टिपिकल फीचर्स होते हैं माइटोसिस के वो यहाँ पर हमें नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल में बाईपोलर स्पिंडल्स हमें मिलते हैं, बाईपोलर स्पिंडल्स, सर आपको पता होगा यहाँ पर इस तरह स्पिंडल्स बन जाते हैं माइटोसिस के अंदर, तो बाईपोलर की जगह हमें यहाँ पर ट्राईपोलर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ट्राईपोलर नहीं मिले तो क्वाड्रीपोलर मिल जाएंगे, क्वाड्रीपोलर। लेकिन एटिपिकल फीचर्स मिलेंगे। तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर, फीचर्स डिस्कस करना हमारा यहाँ पर्पज़ नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि माइटोसिस जो होगी वो एटिपिकल फीचर्स के साथ होगी, टिपिकल जो फीचर्स होंगे माइटोसिस के वो एब्सेंट होंगे। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी एनाप्लेजिया की। चौथी अहम प्रॉपर्टी ये है लॉस ऑफ पोलैरिटी। लॉस ऑफ पोलैरिटी या फिर ए पोलैरिटी भी आप इसको कह सकते हैं, लॉस ऑफ पोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ पोलैरिटी और ए पोलैरिटी, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ लॉस ऑफ पोलैरिटी, तो सिर्फ हम इसको इतना कह सकते हैं कि सेल्स विल ग्रो इन डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन, डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन, इतना कहें फिर भी ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लॉस ऑफ पोलैरिटी का एग्जैक्ट मतलब समझें कि भाई क्या डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन का मतलब क्या है, किस तरह सेल्स जो है वो ग्रो जो है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ख़राब हो जाती है। देखें, एक अगर सेल पोलर है, नॉर्मल जो सेल है वो पोलर होता है, उसमें पोलैरिटी लॉस नहीं होती। अब पोलर सेल्स हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब नॉर्मल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब होगा, क्लोज होगा, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये सेल जो है वो पोलर है। लेकिन ए पोलैरिटी जब आ जाती है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो न्यूक्लियस होगा वो करीब नहीं होगा बल्कि दूर चले जाएगा। यस, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं ए पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब चार्जेस होते हैं ना, कि करीब आना एक दूसरे के या दूर जाना, तो यहाँ पर लॉस ऑफ पोलैरिटी का मतलब है दूर जाना। न्यूक्लियस विल गो अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन और नॉर्मली न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट जस्ट क्लोज टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लॉस ऑफ पोलैरिटी का कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द लॉस ऑफ पोलैरिटी। कितने फीचर्स हो गए जी? 4 फीचर्स हो गए।
आगे चलते हैं। पांचवा फीचर्स यहाँ पर कौन सा है? पांचवा फीचर्स यहाँ पर है कि हमें यहाँ पर जाइंट सेल्स मिलते हैं। जाइंट सेल्स, ये वो जाइंट सेल्स नहीं है जो हमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में मिलते हैं। मेरी एक और वीडियो है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, वहाँ पर मैंने जाइंट सेल्स बताए हैं कि क्या होते हैं जाइंट सेल्स और किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये वो जाइंट सेल्स नहीं है, ये बिल्कुल अलग जाइंट सेल्स हैं। और इनको जाइंट सेल्स बेसिकली इसीलिए कहते हैं कि इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, इसमें जो है वो लार्ज न्यूक्लियस मिल जाता है, या तो लार्ज न्यूक्लियस होगा या फिर मल्टीपल हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस मिल जाएंगे। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है एनाप्लेजिया की। देखिए, लॉस ऑफ पोलैरिटी से मैं आपको एक और टर्म में समझाना चाहता हूँ आपको, जो है डिस्प्लेजिया। चलें यहाँ पर हम छठी प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं, डिस्प्लेजिया। क्योंकि लॉस ऑफ पोलैरिटी भी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ग्रोथ इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन, और डिस्प्लेजिया को भी हम कुछ इसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। डिस मतलब डिसऑर्डर्ड ग्रोथ एंड प्लेजिया अगेन मतलब ग्रोथ। तो डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है, उसे भी हम डिस्प्लेजिया ही कहते हैं। और डिस्प्लेजिया बेसिकली ये सिनोनिमस नहीं है कैंसर के साथ। सिनोनिमस, इट इज़ नॉट सिनोनिमस विद कैंसर। यानी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर डिस्प्लेजिया हुआ आपने ठग करके बोल दिया कि सर ये जो है वो कार्सिनोमा है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। नहीं, डिस्प्लेजिया बल्कि एक आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि इट इज़ प्री इन्वेजिव स्टेज। प्री इन्वेजिव स्टेज है ये, प्री इन्वेजिव यानी इट मे लीड टू कैंसर। आगे जाके जहाँ पर डिस्प्लेजिया हो रहा है वो आगे जाके मे बी पॉसिबल कि वो आगे जाके मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं वो आगे जाके मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए डिस्प्लेजिया को हम एक प्री इन्वेजिव स्टेज ही रखते हैं कि इट इज़ अ प्री इन्वेजिव स्टेज। आगे जाके इन्वेजन हो सकती है, आगे जाके मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कन्वर्जन हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेजिया डिसऑर्डर्ड ग्रोथ एंड इट इज़ अ प्री इन्वेजिव स्टेज। और यहाँ पर एक और टर्म मैं आपको बता दूँ डिस्प्लेजिया के साथ ही, जिसे हम कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू। कार्सिनोमा इन साइटू। कार्सिनोमा इन साइटू का मतलब क्या है? हमें बड़ी देर बाद ये टर्म समझ में आया, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ डेफिनेशन इसकी लिखी हुई होती थी। तो कार्सिनोमा इन साइटू को दो तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखें, एक डेफिनेशन तो ये होती है कार्सिनोमा इन साइटू की कि वो ट्यूमर जो कि एपिथेलियम की होल थिकनेस को इन्वॉल्व करे। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लें कि वो ट्यूमर जो कि एपिथेलियम की होल थिकनेस को, यानी एपिथेलियम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है तो इसकी होल थिकनेस को इन्वॉल्व करे, तो ये कार्सिनोमा इन साइटू है। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये। दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो कार्सिनोमा इन साइटू विच डज़ नॉट इन्वेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी वो कार्सिनोमा या वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एपिथेलियम है, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करे, वो कार्सिनोमा इन साइटू है। तो आपने देख लिया होगा कि दोनों सूरतों में हम एक ही बात कर रहे हैं। एक में हम कह रहे हैं कि विच इन्वॉल्व द होल थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, दिस इज़ कॉल्ड द कार्सिनोमा इन साइटू। और दूसरी डेफिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि विच डज़ नॉट इन्वेड द बेसमेंट ब्रेन, वो कार्सिनोमा इन साइटू। तो दोनों तरीके से बात एक ही हो रही है। तो ये कंसेप्ट था कार्सिनोमा इन साइटू का। तो वो डिस्प्लेजिया जो कि बेसमेंट ब्रेन को इन्वॉल्व ना करे और एपिथेलियम की पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व कर दे, उसे हम कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू। तो ये भी एक आप समझ लें कि प्री इन्वेजिव या प्री मैलिग्नेंट स्टेज भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स थे हमारे एनाप्लेजिया के। अब हम दोबारा आ जाते हैं डिफरेंसेस। और ये जब एनाप्लेजिया के सारे फीचर्स हैं तो ये सारे फीचर्स किसके होंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के होंगे। इनमें से एक भी जो हमने डिस्कस किया वो बिनाइन ट्यूमर का नहीं था, बल्कि सारे ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ही पाए जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम, जो बाकी हमारे डिफरेंसेस रह गए हैं उनकी हम बात करते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ की हम बात करते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ बहुत सिंपल है। बेनाइन ट्यूमर के अंदर जो है वो स्लो होगी। बेनाइन ट्यूमर के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा ट्यूमर्स का वो स्लो होगा, और जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर फास्ट होगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं फास्ट। रेट ऑफ ग्रोथ इज़ फास्ट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि माइटोसिस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इसीलिए इनका रेट ऑफ ग्रोथ भी ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसलिए कैंसर हमने सुना है कि कैंसर ख़तरनाक है और बिनाइन ट्यूमर इतना ख़तरनाक नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर डेट्स वाई इज़ आल्सो कॉल्ड इनोसेंट ट्यूमर। इनोसेंट ट्यूमर है, बहुत आराम से फैलता है।
और ही बहुत सारी वजूहत है इनोसेंट होने की। और उसके बाद जो डिफरेंस है वो है लोकल इन्वेजन। देखिए लोकल इन्वेजन का मतलब क्या है कि लोकल इन्वेजन का मतलब ये है कि जो सराउंडिंग के टिश्यूज़ हैं उन्हें भी इन्वॉल्व करे। तो बिनाइन ट्यूमर्स में लोकल इन्वेजन नहीं होती, नो लोकल इन्वेजन। ये सिर्फ एक सरकमस्क्राइब ट्यूमर होता है और लोकल इन्वेजन इसमें नहीं होती, ये सराउंडिंग के टिश्यूज़ को इन्वॉल्व नहीं करता। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर ये खुसूसियत, ये क्वालिटी यस पाई जाती है। कैप्सुलेशन किस में होगी? कैप्सुलेटेड कौन सा ट्यूमर होगा? ये ट्यूमर है फॉर एग्जांपल, तो कैप्सुलेशन होगी बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर, ठीक है ना। कैप्सुलेशन होती है बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर नो कैप्सुलेशन, कैप्सुलेटेड नहीं होते। कैप्सुलेटेड होने की वजह से ही बिनाइन ट्यूमर में लोकल इन्वेजन नहीं होती, और कैप्सुलेशन ना होने की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर लोकल इन्वेजन होती है। क्योंकि कैप्सुलेटेड है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड इसकी बाउंड्रीज़ हैं, तो आसपास के टिश्यूज़ में ये नहीं जा सकते, जबकि ये मैलिग्नेंट टिश्यूज़ आसपास के टिश्यूज़ में जा सकते हैं। लेकिन कुछ ट्यूमर जैसे हैं, बल्कि 2 ट्यूमर जैसे हैं जो कि कैप्सुलेटेड नहीं होते, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाती हैं। कौन से ट्यूमर्स बिनाइन ट्यूमर होने के बावजूद कैप्सुलेटेड नहीं होते? उनमें पहला नाम तो है लियोमायोमा का। लियोमायोमा जो कि कहाँ का ट्यूमर है? यस, यूट्रस का बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन इट इज़ नॉट कैप्सुलेटेड, या फिर हमेशा कैप्सुलेटेड नहीं होता ये। और दूसरा जो ट्यूमर है वो है हेमेंजियोमा, ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है जी, हेमेंजियोमा। तो हेमेंजियोमा और लियोमायोमा हमेशा कैप्सुलेटेड नहीं होते। तो ये एक्सेप्शंस आप याद रख लें कि ऑलमोस्ट ऑल ट्यूमर्स आर कैप्सुलेटेड, ऑल बिनाइन ट्यूमर्स आर कैप्सुलेटेड एक्सेप्ट हेमेंजियोमा एंड लियोमायोमा। फिर मेटास्टेसिस की बात करते हैं। मेटास्टेसिस होती क्या है, इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? देखिए मेटास्टेसिस क्या है। मेटास्टेसिस हम बोलते हैं कि जब ट्यूमर स्प्रेड हो जाए ट्यूमर कहाँ पर? ऐसी जगहों के ऊपर, ऐसे टिश्यूज़ में चले जाए जो कि फ़िज़िकली डिसकंटीन्यूस हों, फ़िज़िकली दे आर डिसकंटीन्यूस विद द प्राइमरी ट्यूमर या 2 प्राइमरी ट्यूमर। यानी फ़िज़िकली उनका कोई रिलेशन ना हो प्राइमरी ट्यूमर के साथ। यानी प्राइमरी ट्यूमर अगर लंग्स का है तो मेटास्टेसिस हो रही है ब्रेन में। अब लंग्स और ब्रेन का कोई फ़िज़िकली ताल्लुक़ है? दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों सेपरेट ऑर्गन हैं। ट्यूमर जो है वो प्रोस्टेट का है और मेटास्टेसिस हो रही है वर्टेब्रल कॉलम में, तो कोई रिलेशन नहीं है प्रोस्टेट और वर्टेब्रल कॉलम का। दोनों अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग टिश्यू है, वो बोन है, वो प्रोस्टेट है। तो ऐसी जब स्प्रेड हो फिज़िकली डिसकंटीन्यूस साइट्स के ऊपर, उन्हें हम कहते हैं, उसे हम फिनोमिना को कहते हैं हम मेटास्टेसिस, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। अब याद रखें तमाम ट्यूमर्स जो हैं वो मेटास्टेसिस होते हैं, लेकिन यहाँ भी हम कुछ एक्सेप्शंस बनाते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि एक तो बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, BCC, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, और दूसरा है CNS ट्यूमर्स। CNS ट्यूमर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर्स, और बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली इन्वेसिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर हाईली इन्वेसिव, हाईली, दोनों मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं ना, हाईली इन्वेसिव बट रेयरली मेटास्टेसाइज, रेयरली मेटास्टेसाइज। यानी मेटास्टेसिस बेसिकली होती किस में है? बिनाइन ट्यूमर में नो, और यहाँ पर यस। मेटास्टेसिस होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर, लेकिन बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और सीनस के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो हाईली इन्वेसिव तो होते हैं, यानी सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वॉल्व ज़रूर करते हैं, लेकिन मेटास्टेसिस उनके अंदर बहुत कम होती है। जी हाँ, बहुत कम मेटास्टेसिस देखने को मिलती है बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन और सीनस ट्यूमर्स में। तो यहाँ पर हमने जो है वो कंक्लूजन बनाते हैं जो हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है रिजेम्बलेंस विद द नॉर्मल टिश्यू। Benign tumors are well differentiated to moderately differentiated,
और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर पुअरली टू अनडिफरेंशिएटेड। फिर हमने एनाप्लेजिया की बात की कि लैक ऑफ डिफरेंशिएशन है, और बेसिकली एनाप्लेजिया इज़ हॉल मार्क ऑफ मेलिग्नेंसी, इट इज़ अ हॉल मार्क ऑफ मेलिग्नेंसी। यानी सारे एनाप्लेजिया के जो फीचर्स हमने डिस्कस किए ये मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर पाए जाएंगे, जैसे कि पिलियोमॉर्फिज्म, वेरिएशन इन साइज शेप, एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, हाइपरक्रोमेसिटी और हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस मिलता है इंक्रीज डार्क स्टेनिंग क्रोमेटिन की वजह से। फिर एबनॉर्मल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो मिलता है 1:4 से 1:1 हो जाता है। एबनॉर्मल माइटोसिस होती है, इंक्रीज एटिपिकल लॉस ऑफ पोलैरिटी मिलती है हमें। किस तरह पोलैरिटी हमने डिस्क्राइब की कि न्यूक्लियस अवे फ्रॉम दी बेस्ड ब्रेन और डिसऑर्गेनाइज्ड फेशन के अंदर जो है वो सेल्स ग्रो करती हैं। फिर जाइंट सेल्स पाई जाती हैं। डिस्प्लेजिया के फीचर्स मिलते हैं। प्री इन्वेसिव स्टेज है, कार्सिनोमा इन साइटू क्या होता है वो हमने बताया। फिर रेट ऑफ ग्रोथ किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, लोकल इन्वेजन क्या होती है और किस में होती है, किस में नहीं होती, कैप्सुलेशन क्या है, किस में होती है, किस में नहीं होती, मेटास्टेसिस को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, और कौन से 2 ट्यूमर्स हैं जो कि हाईली इन्वेसिव होते हैं लेकिन मेटास्टेसिस नहीं करते, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन और सीएनएस ट्यूमर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाज़िर होंगे, जिसमें हम मज़ीद जो है वो इनके रिस्क फैक्टर्स के हवाले से बात करेंगे कि बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं इनके रिस्क फैक्टर्स या फिर कॉजेटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको ख़ुद मिल जाएँ। तो अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।